नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24। मैं हूं नीरज कुमार। 17 लाख दर्शकों का फेवरेट चैनल बिहार में घूम रहा है। जैसा कि आप सभी को पता है, बिहार के मधेपुरा लोकसभा क्षेत्र में हैं हम लोग, और मधेपुरा लोकसभा क्षेत्र का ये सोनवर्षा विधानसभा है। यहाँ हमारे पास घूमते घूमते आप लोग समझ रहे होंगे कि एक इंडी गठबंधन है और एक एनडीए गठबंधन है, लेकिन और भी उम्मीदवार कई जगह हैं जिनके बारे में आप लोगों को पता नहीं है। हम लोग जब ग्रामीण क्षेत्र में घूम रहे थे तो हमें पता चला कि आदर्श मिथिला पार्टी, ये जो क्षेत्र है आपका मिथिलांचल के नाम से जाना जाता है, और यहाँ पे आदर्श मिथिला पार्टी के उम्मीदवार हैं हमारे पोद्दार जी, सुरेश्वर पोद्दार जी। सुरेश्वर पोद्दार जी से हम जानेंगे कि इन्होंने आदर्श मिथिला पार्टी जो बनाया है, इनका मैनिफेस्टो है मिथिला राज अलग हो और सहरसा को उसका राजधानी बनाया जाए। इसके अलावा भी इनके मैनिफेस्टो में कई सारे चीज़ हैं, उन तमाम चीज़ों पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ वकील साहब भी हैं और यहाँ प्रखंड के पूर्व अध्यक्ष भी हैं, इनसे भी हम जानेंगे। कुछ और युवा हैं जो फर्स्ट टाइम वोटर लोग जुड़ेंगे, उनसे भी हम आपसे बातचीत करवाएंगे। क्या होगा आने वाले लोकसभा में और कौन जीतेंगे, किसकी होगी हार, किसकी होगी जीत, किसकी बनेगी नई सरकार, बिहार में कितनी बहार है या बिहार कितना बदहाल है, ये सारे सवालों का जवाब अगर आपको देखना है तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। पोद्दार साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप बताएं, ये जो आपने नई पहल शुरू की है, सहरसा को मिथिलांचल का राजधानी बनाने के लिए आप चुनाव लड़ रहे हैं, ये आपको कैसे ये विचार आया कि आप आदर्श मिथिला पार्टी तो बनाए ही, सहरसा को राजधानी बनाने का विचार कैसे आया? आप सभी मीडिया भाइयों को मेरा हार्दिक आभार। मैं मिथिलांचल विकास पार्टी का पहले प्रवक्ता था। मैं बाद में जो है सभी छोटी छोटी पार्टियों मिला करके मैं इस पार्टी का संयोजक बना। ये आदर्श मिथिला पार्टी का रजिस्ट्रेशन 10 साल पहले हुआ था और इसमें उतनी गतिविधियां नहीं थी। मैं इसमें आने के बाद मेरा पहला हुआ कि मैं मिथिलांचल राज्य जब बनेगी तो उसकी राजधानी सहरसा हो। इस पर मेरी सहमति आपस में हो चुकी है और मेरा इस पार्टी का मुख्य उद्देश्य है कि मिथिला राज्य का निर्माण हो और यथाशीघ्र हो और इसकी राजधानी सहरसा हो। हालांकि मेरे कहने से नहीं होगी, ये पूरा पार्लियामेंट कमेटी इसका डिसाइड करेंगे, लेकिन पब्लिक का रुझान है कि सहरसा केंद्र में है, मिथिला के केंद्र में है, यहाँ से मंडन मिश्र की धरती है, यहाँ एक राजधानी बननी चाहिए। बिल्कुल। कुल मिला के इनका कहने का मतलब ये है कि अगर सहरसा राजधानी होती है तो यहाँ से दरभंगा भी उतने नहीं दूर है, यहाँ से आपका कटिहार भी उतने ही दूर है, यहाँ से आपका खगड़िया और बेगूसराय वगैरह सभी का सेंट्रल पॉइंट ये होगा। दरभंगा होने से बिल्कुल साइड हो जाता है। कुल मिला के ये कहना चाह रहे हैं। और आपके मैनिफेस्टो में मैं देख रहा था कि आपने बिजली फ्री की बात कही है, आपने रोज़गार की बात कही है, महंगाई भत्ता की बात कही है, आपने बुजुर्गों के लिए पेंशन की भी बात कही है, आपने कई चीज़ों को आपने उठाया है। तो ये सारे चीज़ जो हैं अकेले आपके जीतने से तो संभव नहीं है जब तक आपकी सरकार नहीं बनेगी, क्योंकि बिहार में सरकार बनेगी तभी तो ये सारी चीज़ें होगा। अकेले अगर आप जीत भी जाएंगे तो कोई असर पड़ने वाला नहीं है इसका। इस संबंध में आपने क्या सोचा है, कैसे समर्थन प्राप्त करेंगे? संजोग से अभी परिवर्तन का दौर है क्लाइमेट चेंज की वजह से, और जो अल्टरनेटिव एनर्जी के रूप में आज के डेट में 2 एनर्जी अवेलेबल है, एक है सोलर पावर, दूसरा है हाइड्रो एनर्जी। क्योंकि थर्मल प्लांट जितने भी हैं वो सभी बंद होने जा रहे हैं, डीजल पेट्रोल की गाड़ियां बंद होने जा रही है। 2035 तक एक भी डीजल पेट्रोल की गाड़ियां आपको नहीं दिखेगी। तो अभी सवाल है कि इतने बड़े भूभाग में बिना गाड़ी की तो चलेगी नहीं। अब उसके लिए 2 व्हीकल मार्केट में उपलब्ध है, एक है इलेक्ट्रिक व्हीकल, दूसरा है हाइड्रोजन व्हीकल। हाइड्रोजन व्हीकल के लिए पानी से उसको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को निकालना है। तो बाय डिफॉल्ट हमारा कोसी क्षेत्र 15-20 फीट के अंदर में ग्राउंड वाटर है, जो कि हाइड्रोजन निकालने के लिए सबसे सस्ते दाम में यहाँ निकाला जाएगा। इसके लिए दुबई के बहुत बड़े बड़े उद्योगपति नज़र लगाए हुए हैं। हमें उम्मीद है कि बहुत जल्द ही मिथिला क्षेत्र के अंदर में बहुत बड़े बड़े उद्योग पानी के लगेंगे, जिससे कि पानी से हाइड्रोजन निकालने का काम होगा। इसी मुहिम के चलते मुझे
हुआ कि राज पहले बननी चाहिए। अगर राज नहीं बनती है तो हमारा जो रॉयल्टी होगा, जो रेवेन्यू अर्न होगा, फिर पटना और नालंदा चला जाएगा। जिस तरह से अभी वो लोग जो है 80% बजट का पैसा उधर चला जाता है और 20% का बजट हमारे मिथिला क्षेत्र में खर्च होता है। तो ऐसा न हो कि फिर जो है उद्योग का पैसा वहीं चला जाए। उसी उद्देश्य से है मेरा कि पहले राज बने और उद्योग तो लगेंगे ही। मैं 20 जिला में बड़े बड़े उद्योग लगने वाले हैं। जहां में पानी की मात्रा अधिक है वहाँ ज़्यादा लगेंगे। जैसे कि हमारा सोनवर्षा क्षेत्र, आपका मधेपुरा का कोसी क्षेत्र, जहाँ ये चोर चाचर जमीन है, वो अभी धनी हो जाएंगे। अभी जितने वो लोग दुख भोगे हैं 70 सालों में, हमें उम्मीद है कि दुबई से ज़्यादा ये लोग कम नहीं रहेंगे धनी, क्योंकि जिस प्रकार से पानी से रिलेटेड बिजनेस की आप बात कर रहे हैं, आप ने अभी सुना होगा मालदीव को लेके प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी ये एक ट्वीट किया था, जिसके बाद विवाद हो गया। देश का लाखों करोड़ रुपए हर साल लोग टूरिस्ट के नाम पे घूमने के लिए मालदीव में जाके खर्च करते हैं। आपके क्षेत्र में पानी ही पानी है। अगर टूरिज्म को बढ़ाने के लिए, जैसे मालदीव में समंदर में होटल है, अगर यहाँ पे जो आप जो जहाँ पानी का झील है, जलाशय बना हुआ है, बहुत जगह है आपके पूरे मिथिलांचल में, अगर वहाँ पे भी होटल इंडस्ट्री खोल दिया जाए तो लोग घूमने के लिए अलग अलग कंट्री से भी यहाँ आ सकते हैं। उससे लोगों को रोजगार भी मिलेगा और पर्यटन भी बढ़ेगा, युवाओं को नौकरी भी मिलेगा। तो ये इन सब चीज़ों के लिए भी आप कुछ करेंगे, क्या योजना है आपकी? ये आप बहुत अच्छा प्रश्न उठाया है। ये मेरे दिल में बसा हुआ है। टूरिज्म को मैं इतना अच्छा बनाऊंगा कि लोग सोचेंगे कि दुबई भी क्या चीज़ है। मेरा है कि मेरे पास कैनाल है लेकिन उसमें पानी नहीं है। हम कैनाल में हर एक 200 मीटर पर बांध बना के उसमें पानी जमा करेंगे, ताकि पानी जो है 12 मास पानी रहे, पौंडेज जैसा। उसके ऊपर चारों तरफ से वृक्ष लगाएंगे और नहर के दोनों भाग में, चूंकि हमारा सनशाइन एरिया है, सन इंटेंसिटी यहाँ ज़्यादा है, हम वहाँ सोलर पैनल लगाएंगे। जैसे डेजर्ट में आज ऐसे प्रधानमंत्री मोदी जी का नाम नहीं लिया जाता कि गुजरात के ईश्वर हैं। उसने डेजर्ट, थार जैसे डेजर्ट में 10,000 मेगावाट का प्लांट लगा दिया, जहाँ के लोग चलते नहीं थे। हमारे पास भी उपलब्ध है प्लांट लगाने के लिए। मैं कम से कम 5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट यहाँ ला सकता हूँ सिर्फ सोलर इंडस्ट्री में। और ये जमाना जो है अभी सोलर का है और हाइड्रो का। आखिरी सवाल ये है कि यहाँ पे पहले चरण का चुनाव हुआ, उसमें 50% से कम मतदान हुआ, दूसरे चरण में 58-59% मतदान हुआ। आखिर ऐसा क्यों है कि जहाँ 75% मतदान होता था वहाँ 50% पे रुक जा रहा है? आप क्या अपील करना चाहेंगे लोगों से, ताकि तीसरे चरण में और आगे जो भी मतदान होने वाला है, बिहार के लोगों को, देश के लोगों को, कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदान प्रतिशत बढ़े, लोग खुल के मतदान करें? इसके लिए आप, हमारे 17 लाख दर्शक आपको देख रहे हैं, आप क्या अपील करना चाहेंगे? मैं कल ही इस मामले में निर्वाचन अधिकारी से मिला हूँ, वहाँ के डीएमओ के स्टाफ सबसे थे। मैंने बहुत जिक्र किया कि इस गर्मी धूप में, लू लहाती धूप में मतदाता तो आपको निकलेंगे ही नहीं, इसके लिए तो आपको अलग व्यवस्था करनी चाहिए। तो उन्होंने कहा है कि मैंने जो है शेड बनाने का काम कर रहा हूँ ताकि लोगों को छां मिले। और जो है मुझे उम्मीद है बहुत जगह शेड बनाए जा रहे हैं बोले। और 7 तक चूँकि बहुत कड़क की गर्मी रहेगी तो उसका व्यवस्था है, पानी पिलाने का भी व्यवस्था सरकार की तरफ से किया जा रहा है। तो हमें उम्मीद है कि इस बार का जो चुनाव है इसमें सरकार अच्छा ढंग से कदम निभा रही है। जी, हमारे साथ वकील साहब हैं। वकील साहब बताएंगे इस क्षेत्र की मूलभूत समस्याएं क्या है, और उसका आपके पास तो बहुत सारे लोग आते होंगे क्षेत्र की अपनी समस्याओं को लेकर, चाहे वो क्राइम से रिलेटेड हो, ज़मीन जायदाद से रिलेटेड हो, और भी समाज से रिलेटेड। आप क्या कहना चाहेंगे, यहाँ की समस्याएं क्या क्या है, और यहाँ के जो जनप्रतिनिधि वर्तमान में हैं उनका इसके प्रति, समस्या के प्रति उनका क्या रवैया है, क्या मानते हैं आप? निवर्तमान सांसद जो यहाँ के हैं, उनके कार्यकलाप से यहाँ के मतदाता काफ़ी असंतुष्ट हैं, क्योंकि आना जाना
यहाँ के सेवानिवृत्त इंजीनियर सुरेश्वर पोदार जी इस बार अलग मिथिलांचल राज्य घोषित करने के लिए संकल्पित लेकर के मैदान में कूदे हैं, जो हम 20 जिला को मिला करके मिथिला राज्य घोषित करा देंगे। यह संकल्प लेके घूम रहे हैं। इसके प्रति यहाँ के लोगों को भी रुझान है, चूँकि दरभंगा में एयरपोर्ट हो गया है, एम्स का भी निर्माण वहीं होने जा रहा है, सहरसा को जो है पीछे धकेला जा रहा है। इसीलिए यहाँ की जनता जो है सौ पोदार जी के प्रतिनिधि यहाँ से करेंगे तो जरूर मिथिला राज्य की यहाँ पर स्थापना हो सकेगी। क्योंकि आगे जब शुरुआत कर जाएंगे तब पीछे पीछे यहाँ के लोग जो है संकल्प लेकर के अपना संघर्ष करके इस राज्य को मिथिला राज्य को सफल करने में कामयाब होंगे। इसी लेकर के इस बार जो है हम लोग मिथिला विकास पार्टी के उम्मीदवार को विजय घोषित करने का प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इनका जो स्पष्ट तौर पर इन्होंने कहा है कि मिथिला राज्य का जो है मेन मुद्दा है और सहरसा को मिथिलांचल का राजधानी बनाने का जो डिमांड है इसके प्रति लोग जरूर इनके साथ जुड़ेंगे। हमारे साथ पूर्व प्रखंड के अध्यक्ष हैं, उप प्रमुख हैं, तो आप बताएं, आपने तो जनता का रुझान यहाँ पे देखा है, आपने जनसेवा किया है, तो आपको यहाँ क्या क्या कमी नज़र आ रहा है? पिछले कुछ समय में सड़कें तो कुछ बन रही है, हालांकि अभी बहुत सारी सड़कें अधूरी भी है, लेकिन सड़कें बन रही है। समस्या यहाँ पे हमें जो दिखाई दिया कि बेरोज़गारी की बढ़ती हुई समस्याएं हैं। यहाँ पे सबसे ज़्यादा आपका सहरसा, खगड़िया, मधेपुरा जिला के लोग पलायन करते हैं। आप क्या मानते हैं कि ये जो पलायन है इसे रोकने के लिए सरकार को क्या करना चाहिए ताकि पलायन रुक सके? यहाँ सबसे ज़्यादा मक्का होता है, तो मक्का से रिलेटेड फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री यहाँ लगे, उसके लिए सरकार क्यों नहीं पहल कर रही है? आप लोग इसका डिमांड पहले कुछ कर चुके हैं या क्या आप मानते हैं, कैसे ये संभव होगा? जी, सबसे पहले मोबाइल न्यूज़ 24 को बहुत बहुत शुभकामना कि आप इस चुनावी वेला में घूम के सच्चाई और ग्रास रूट की सच्चाई को उजागर कर रहे हैं। इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जहाँ तक आपने विकास की बात कहा, अभी मैं आपको बता दूं, और ये मेरा ही नहीं मानना है, आप लोग मीडिया कर्मी हैं, आप लोग भी इस चीज़ को जान रहे होंगे कि संपूर्ण बिहार में चुनाव मुद्दा के आधार पर लड़ा जाता है और बिहार का इकलौता ये संसदीय क्षेत्र मधेपुरा है जहाँ मुद्दा और विकास गौण हो जाता है, वो पीछे चलता है और जाति कुलबंदी के आधार पर मधेपुरा में बहुत पहले से चुनाव लड़ा जा रहा है। यही कारण है कि आज भी ये पिछड़ा इलाका माना जाता है, क्योंकि यहाँ के लोग विकास को प्राथमिकता नहीं देते हैं। चुनाव के समय में ये लोग जात पात के आधार पर गोलबंद हो जाते हैं और इसका लाभ अंततः उस उम्मीदवार को मिलता है जिसकी संख्या ज़्यादा रहती है। मैं ये नहीं कहता कि विकास नहीं हुआ है, निश्चित तौर पर विकास हुआ है। आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने भी दिल खोल के विकास किया है। हो सकता है उसका समुचित लाभ मधेपुरा लोकसभा के निवासियों को नहीं मिल पाया हो, लेकिन विकास हुआ है। जहां पहले सड़कें नहीं हुआ करती थी, आज गांव-गांव में कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी से जुड़ गया है। सारा चीज़, चाहे वो स्वास्थ्य सुविधा से जुड़ा हुआ हो या फिर शिक्षा के मामले में हो, विद्यालय में अच्छा भवन, उपस्कर, सारी चीज़ से लैस, स्वास्थ्य सेवा में भी हर जगह एम्बुलेंस की सुविधा, हर चीज़ जो है बदलाव हुआ। लेकिन जो एक व्यवहारिक बात यह है कि आप जनप्रतिनिधि बनते हैं 5 वर्ष के लिए, जनता के हर सुख दुख से आपको मतलब रखनी चाहिए। तो यहाँ जो जनप्रतिनिधि निर्वाचित होकर जाते हैं मधेपुरा से, वो इस मामले में पीछे इसलिए रहते हैं कि उनको इस चीज़ से लेना देना है नहीं, चुनाव तो किसी और मुद्दे पर जीतना है। इसीलिए ये समस्या बार बार यहाँ आती है और मूल मुद्दा गौण हो जाता है। जात पात के आधार पर यहाँ चुनाव सब दिन लड़ा गया है और लड़ा जाता है। बिल्कुल, मूल मुद्दा का मतलब इनका ये था। कुल मिला के यहाँ के लोग जब हम पूछने जाते हैं कि क्या समस्याएं हैं, तो समस्याएं बहुत है। और जब ये कहते हैं कि वोट किसको देंगे, तो वोट क्या करें, किसको दें? वोट तो उसी को देंगे जो मोदी जी के साथ हैं, जो नीतीश कुमार के साथ हैं। इस नाम पे यहाँ के कैंडिडेट जीत जा रहे हैं। मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। अभी श्रीमान आप घूम रहे हैं, बहुत जगह गए होंगे, आपको लग रहा होगा कि यहाँ के मतदाता मौन है, मुखर नहीं है, मौन है। बहुत कम मतदाता आपको मिले होंगे जो मुखर हैं। मैक्सिमम लोग मौन हैं, चुप हैं।
उनको क्या करना है उनके मन में है, लेकिन वो व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं। अभी अच्छी बात वकील साहब ने कहा कि मुझे लग रहा है कि इस बार का जो चुनाव है वो बिल्कुल मोदी जी के ऊपर डिपेंड है, और अगर एनडीए के प्रत्याशी जीत जाते हैं तो निश्चित तौर पर इसमें मोदी जी का बहुत बड़ा योगदान रहेगा, जैसा कि हमें लग रहा है। इन लोगों की कोई उपलब्धि नहीं है। जहाँ तक हमारे बगल में इंजीनियर साहब बैठे हुए हैं, बहुत अच्छा विजन लेके चल रहे हैं। हम लोगों को खुशी होती है, आदर्श मिथिला राज्य जो इनका अपना एक विजन है, और हम भी मिथिलांचल वासी हैं, हमें प्रसन्नता है कि कोई हमारी मांग को आगे बढ़ा रहा है, और हम लोगों की शुभकामनाएं हैं। चूँकि लड़ाई इनकी बड़ी लंबी है, इनको समय लगेगा और इनको संघर्ष करना पड़ेगा, ये बहुत छोटी बात नहीं है। बिल्कुल, किसी राज्य डिमांड के उनका जो है वो बहुत हाँ, वो शुभकामना है, वो शुभकामना है। और मैं चाहूँगा कि ऐसे मुद्दों को लेकर अगर कोई आगे बढ़ रहा है तो उसको सपोर्ट मिलना चाहिए, निश्चित तौर पर सपोर्ट मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। और ये आपने देखा कि यहाँ पे आपको स्पष्ट तौर पे जहाँ एक आदर्श मिथिला पार्टी के उम्मीदवार हैं, वहाँ इनको एडवोकेट का भी सपोर्ट है, यहाँ के पूर्व प्रमुख का भी सपोर्ट है, और इन्होंने स्पष्ट कहा कि इनके मुहिम में वक्त लगेगा। आपको याद होगा, चाहे झारखंड अलग